ओके तो आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा भाई, जिसके अंदर में हमने बेसिक जो रदरफोर्ड के मॉडल थे उसके बारे में बात करी थी और उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स वहां पर डिफाइन किए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमारे पास में जो सीरीज थी उनके बारे में डिस्कस किया था हमने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और इन चीजों को लेकर बात करी थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर में जो दो तरह के हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, एक हमारे पास में एमिशन स्पेक्ट्रा होता है और एक हमारे पास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। तो दोनों को हमने बहुत डेप्थ में जाके पढ़ी थी और हाइड्रोजन के ऊपर में हमने पूरी कहानी पढ़ी कि हाइड्रोजन की ये जो ब्लैक लाइंस होती हैं पहले तो वो काफी वाइड रहती हैं और इनके बीच में गैप भी रहता है। जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे इसके अंदर में जो एन ऑर्बिट के अंदर में एन की वैल्यू चेंज करते हुए चलेंगे इसके अंदर में, तो हम देखते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है और जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे तो उनके पास में और नैरो होती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में हमने बाल्मर सीरीज को देखा था कि ये जब हमने जो यहां पर रखा हुआ है पहले केसेस के अंदर में जब हमने सनलाइट यहां पर यूज किया तो किस तरह की बनेगी सीरीज। तो यहां पर आपने शुरुआत करी थी कि पहली लाइन की अगर आप लोगों से वेवलेंथ पूछ ली जाए तो एन की यहां पर क्या रखनी वैल्यू आपको 3 से स्टार्ट करेंगे, किस केस में, विजिबल में, और ये किसने दिया था, बाल्मर सीरीज के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में लेमन सीरीज आती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज के लिए हम यूज करेंगे, जिसके अंदर में ये कहानी हमने पढ़ी थी। फिर हमने पास्टम के बारे में बात करी थी। तो ये 3 सीरीज आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती है, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपने पिछले क्लास के अंदर में पढ़ा था। चलिए आज हम बात करते हैं जो हमने लास्ट छोड़ा था कि भाई आपने ये कह दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है जो रदरफोर्ड ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ऑर्बिट के अंदर में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके पास में एक एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस के अंदर में आकर गिर जाएंगे। तो ये तो फिर हमारी जो कहानी होगी वो खत्म होगी यहां पर, यानी कि एटम की जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर बात करी थी वो तो खत्म हो गया। तो इसको आगे बढ़ाया था नील्स बोर ने। नील्स बोर ने उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, रदरफोर्ड को थोड़ा सपोर्ट किया। और कैसे सपोर्ट किया था उन चीजों के बारे में अभी देख लेते हैं। उन्होंने अपने पोस्टुलेट बना के दिए। देखिए पोस्टुलेट क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये सिर्फ उनकी कहानियां थी। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने प्रैक्टिकली इन चीजों को इंप्लीमेंट करके नहीं देखा, उनके बेसिस पे फिर आगे जो होते जाए डी ब्रोय हो, इन्होंने अपनी थ्योरीज को आगे बढ़ाया था। तो उन्हीं को हम देखते हुए चलेंगे। पिछला जो लेक्चर था उसी का कंटिन्यू पार्ट है भाई ये। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नील्स बोर का मॉडल की बात कर लेते हैं। नील्स बोर ने क्या कहा था, पहला उन्होंने क्या कहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया नील्स बोर ने कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये तो कहानी रदरफोर्ड ने बताई, लेकिन वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में नॉन रेडिएंट की फॉर्म में रहेगा, यानी कि कोई भी एनर्जी वहां से रिलीज नहीं करेगा। वो एक जादू होगा वहां पर, जिस भी ऑर्बिट के अंदर में घूमेगा वहां पर ना तो वो एनर्जी खर्च करेगा और ना ही कहीं से एनर्जी लेगा। तो ये पहला पोस्टुलेट था जिसके अंदर में उन्होंने यही बात कही थी नील्स बोर की कि भाई जो हमारे नील्स बोर के इस मॉडल के बारे में बात कर रहे हुए, बोर्स मॉडल के नाम से भी आप जानते हैं इसको। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा नील बोर ने कि भाई जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, जो ये है हमारे पास न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके अंदर में क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे और यहां से कोई भी अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे। और जब भी ये अपनी इस कंडीशन पर रहेंगे तो हम कहते हैं कि ये इसकी क्या हो गया, ये इसकी स्टेबल स्टेट हो गई। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मेरे पास में है और वो स्टेबल स्टेट के अंदर में है तो हमेशा और हमेशा वहां से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी और हमेशा उसी कंटिन्यू पाथ के अंदर में वो मूव करता रहेगा। पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया। ठीक है, कोई थ्योरेटिकल, सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें थी, कोई प्रैक्टिकली इसके ऊपर में उन्होंने नहीं बोला था। दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा हमारे लिए क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास में ग्राउंड स्टेट होगी और हम बोल सकते हैं इसको स्टेबल स्टेट होगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी ऑर्बिट में रहेगा, जिस भी ऑर्बिट में रहेगा उसके पास में एक एंगुलर मोमेंटम होगा और वो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। देखो कैसे, जैसे यहां पर मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास में न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर में घूम रहा है, तो यहां पर जो उसके पास में एक एंगुलर मोमेंटम होगा तो उस एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं h/2π के नाम से। h/2π उसके पास में लीनियर मोमेंटम होगा। फिर अगर वो इस सेल के अंदर में आ गया, मान लो ये दूसरा ऑर्बिट है और ये इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हैं कि एलिमेंट सेल्स के बारे में बात करते हैं, या फिर उनके भी हम डिवीजन कर देते हैं, एसपीडीएफ सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑर्बिट होते हैं। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन मेरा इसके अंदर में मूव कर रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि ये अगर इसके अंदर में मूव कर रहा है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में मूव करेंगे सभी के पास में एक लीनियर एंगुलर मोमेंटम होगा और वो हमेशा क्या होगा, h/2π होगा।
अगर दूसरे सेल के अंदर में चला जाता है, दूसरे की बात करो, एंगुलर मोमेंटम इन 1, एंगुलर मोमेंटम इन 2, तो ये दूसरा आ गया, तो ये एक इंटीजर मल्टीपल होगा। और इंटीजर मल्टीपल का आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कहां पर पढ़ के आए थे भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जब भी ट्रांसफर होता है इंटीग्रल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जो हमारे पास में बेसिक चार्ज होता है, यानी कि जो Q का आप लोगों ने पढ़ा था कि Q जब भी हमारे पास में आएगा E और ये N, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 2 3, इंटीजर मल्टीपल होगा इसके अंदर में। तो उसी तरह से ये इस सेल में होगा, तो उसके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर में रहेंगे या ऑर्बिट के अंदर में रहेंगे, सभी के पास में एक लीनियर एंगुलर मोमेंटम रहेगा। और वो कैसे दिया जाएगा? 2h/2π। फिर अगर तीसरी सेल यहां पर मैं बना दूं, तीसरा ऑर्बिट बना दूं तुम्हें, तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो रहेगा उसके पास में कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? दैट इज 3h/2π। ये मेरे पास में एंगुलर मोमेंटम रहेगा। तो ये उनकी कहानी थी कि अगर यहां पर मेरे पास में ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला इसके अंदर से और यहां से जाकर और यहां कहीं उसने अपनी कोई भी सेल बना ली या कोई भी ऑर्बिट बना लिया, नहीं। अगर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाएगा या कोई नया ऑर्बिट डेवलप होना होगा, तो वो हमेशा और हमेशा इस एंगुलर मोमेंटम का क्या रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। अगर ये मेरे पास में फर्स्ट के लिए है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम 1.5 इंटू h/2π, ऐसा कोई भी यहां पर ऑर्बिट डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर यह कहानी थी सेकंड पॉइंट को लेकर कि भाई जब भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमेशा एक लीनियर एंगुलर मोमेंटम रहेगा। और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आप क्या देंगे? यहां पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल से वर्ड्स के अंदर में लिख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा किसी भी सेल के अंदर में, ये nth के अंदर में, nth ऑर्बिट के बारे में बात करें, तो दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स h/2π। तो ये उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा रहने वाला भाई, ठीक है। अब तीसरी बात यहां पर आई कि आखिर ये लाइट एमिट क्यों कर रहे हैं भाई? आप लोगों ने यहां तक तो पढ़ लिया, चलो ठीक है भाई, आपने ये बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में नहीं गिर रहा है, यहां पर बता दिया कि कहीं पर भी वो बीच में कोई अपनी सेल डिजाइन नहीं करेगा या कोई अपना ऑर्बिट नहीं बना लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में स्टैंडर्डाइजेशन है कि वो अपना एंगुलर मोमेंटम उसके पास में ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो ऑर्बिट या फिर वो इलेक्ट्रॉन वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है भाई। अब ये बताओ, कहानी तो हमारी ये थी ना कि लाइट कहां से एमिट कर रहा है, तो इन्होंने ये कहा कि अगर यहां पर मूव कर रहा है तो कोई भी लाइट एमिट नहीं हो रही है। तो लाइट एमिट कब होती है? जब भी हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, तीसरे पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, मैं इसका तीसरा जो पोस्टुलेट था, और ये थ्योरी के ऊपर में बहुत सारी चीजें हम डिफाइन भी करेंगे, काफी फॉर्मूला जिसके ऊपर में आएंगे, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। चलो भाई, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, एक एटम का मॉडल है, ये मेरे पास में न्यूक्लियस हो गया, और ये मेरे पास में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये मेरे पास में फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से, और ये मेरे पास में दूसरा ऑर्बिट है, यहां पर ये दूसरा ऑर्बिट है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं, और यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा इस इलेक्ट्रॉन का हम मान लेते हैं कितना होगा? h/2π। फर्स्ट के अंदर में कंसीडर कर रहे हैं, और दूसरा कहां पर है? ये रहा। तो दूसरे के अंदर में जो एंगुलर मोमेंटम रहने वाला है 2h/2π, ये इसके पास में रहने वाला है। चलो भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन, अगर हमने क्या किया, जो गैस ट्यूब की हम बात कर रहे थे पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर में, कि जैसे हमने यहां पर ये हाइड्रोजन का कोई भी गैस हमने यहां पर फिल कर रखी है, और इसके दोनों तरफ में हमने क्या लगा दिया है? एक पावर सप्लाई लगा दी है, या फिर कोई चार्ज हमने लगा दिया है, या कोई बैटरी लगा दी हमने। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास होगी, तो इसके जो एटम्स रहे होंगे, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं, वो क्या करेंगे? एक्साइट हो जाएंगे, यानी कि उनको क्या मिल जाएगी? कि एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, कहां से मिलेगी भाई इस इलेक्ट्रॉन को? ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिलेगी? जो हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाई उसके ऊपर में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसको एक एनर्जी देगी, और एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होने के कारण में क्या हो जाएगा? ये दूसरी सेल के अंदर में या दूसरे ऑर्बिट के अंदर में चला जाएगा। बीच में कोई भी अपने डिजाइन नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो वो उसी में ट्रांसफर होगा जिसके पास में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये मोमेंटम बना होगा। तो यहां पर इसके पास में तो जा नहीं सकता, बीच में कोई सेल बना नहीं सकता, क्योंकि 1.5 या 1.6 कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है। तो इंटीजर मल्टीपल तो इसको यही सेल दिखेगी, यानी कि जिसके आगे 2 लगा हुआ है, कंप्लीट इंटीजर मेरे पास में बना हुआ है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया भाई। अब होगा क्या? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। अब जैसे मैं बात करूं कि एक भीड़ के अंदर में एक एटीएम की लाइन में लगे हुए थे, जब नोटबंदी हुई थी आप लोगों की, सरकार ने नोटबंदी करी थी, तो आप लोग लाइन में लगे हुए हैं, और लाइन में लगने के बाद में 2 पैरेलल लाइन लग रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक लाइन से दूसरी लाइन में स्विच होना चाहते हैं, कितने लोग आपको अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? आपको वापसी भगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको वापसी क्या करेंगे? धक्का देंगे कि भाई नहीं, हम आपको यहां पर नहीं रख सकते क्योंकि हम भी लाइन में खड़े हैं। तो ठीक वही कहानी यहां पर होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसने एनर्जी ली,
एनर्जी लेने के बाद में अपने नाइबरहुड, जो इसकी नाइबर में थी सेल, उसके अंदर में शिफ्ट तो हो गया, लेकिन ये सेल वाले कहेंगे भाई हम आपको यहां पर नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे, ये इसको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती यहां से वापसी इसको भेज दिया जाएगा कि भाई आप यहां नहीं रुकोगे, आपको वापसी जाना पड़ेगा, और वापसी जाएगा तो ये इस सेल के अंदर में दोबारा आ जाएगा, क्योंकि इसका जो ग्राउंड सेल या फिर स्टेबल सेल थी वो कौन सी थी, यहीं पर थी। मैं ऑर्बिट बोल रहा हूं, सेल बोल रहा हूं, आप मतलब वही समझना। यहां पर मेरे पास में वापसी आ जाएगा। अब बात करो कि भाई ये जो एनर्जी इसको मिली थी वो आखिर गई कहां पर। एनर्जी आप लोगों ने लो पढ़ रखे है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहां पर एनर्जी गई कहां पर, वही वो। तो जब ये यहां पर अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ में आ रहा होगा, तो यहां पर जो एनर्जी होगी, जो ये इस पॉइंट पर एनर्जी थी और इस पॉइंट पर एनर्जी थी, यहां पर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको किस फॉर्म में एमिट कर देता है, ये लाइट की फॉर्म में एमिट कर देता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में कंफर्म हुआ कि पहले हम जो सोचते थे कि एटम जो है ऑसिलेट करता है, उसकी वजह से लाइट एमिट होती है, वो यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि एक्चुअल थ्योरी ये बोली कि भाई हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होकर अपनी हायर स्टेज में जाता है, या फिर हायर एनर्जी के जो उसका सेल होता है उसके अंदर में जाता है, या ऑर्बिट के अंदर में जाता है, और वहां से ये क्या करेगा, वहां पर रिटेन कर नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई है, और एक्साइटेड स्टेट होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाता है, वापसी अपनी पोजीशन पर भेज दिया जाता है। और जब वो वापसी आता है तो किस फॉर्म में एनर्जी को अपनी रिलीज करता है, वो लाइट की फॉर्म में वहां से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये पूरी कहानी थी, नील्स बोर का थर्ड पोस्टुलेट था, इसी को लेकर यहां पर हमारे पास में। अब बात करें भाई कि आखिर ये एनर्जी जो आई है, जो एनर्जी यहां पर मेरे पास में, अगर मैं इसको इनिशियल मान लूं, पहले वाला जो मेरे पास में इनिशियल है ये E1 यहां पर है, EI मान लो या E इनिशियल मान लो, यानी कि यहां पर उसके पास में एनर्जी E1 थी। तो पिछले जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो भी यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, इस पोजीशन पर होगा, जो भी न्यूक्लियस के पास में होगा, उसकी एनर्जी तो अगर न्यूमेरिकल देखें तो ज्यादा होगी। यहां पर हम कहें कि यहां पर उसके 20 जूल होगी -20, और यहां पर होगी -10 जूल। लेकिन जब उसको सिंबल के थ्रू हम देखते हैं तो यहां पर बोलते हैं कि माइनस और ये माइनस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कि यहां पर एनर्जी ज्यादा है और यहां पर एनर्जी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव में -20 आ रहा है, और यहां पर -10, जो 10 है वो माइनस हमारे पास में आ रहा है, जो कि क्या होगा, अगर इसकी पॉजिटिव की बात करें तो ये मेरे पास में इसका न्यूमेरिकली तो ये ज्यादा है, लेकिन जब हम इसको सिंबॉलिकली देखते हैं तो -10 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू -20। तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे उसको एनर्जी मिलेगी, जैसे मैंने बैलून का आपको एग्जांपल दिया था कि आप उसके अंदर में हवा भरेंगे तो फूलता चला जाएगा, उसको एनर्जी मिलती जाएगी, और जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। उसी टाइम पे एक ऐसी स्टेज आएगी कि इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, और फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास में इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर ये कौन सी स्टेज में गया, जो इलेक्ट्रॉन था कौन से स्टेज से गया था भैया, ये अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव करके गया। ठीक है ना, जब नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं तो यहां से लोअर एनर्जी थी उसकी, और जब ये ऊपर की तरफ में गया तो यहां पर उसके पास में हायर एनर्जी आ गई। अब हायर एनर्जी से वो नीचे की तरफ में आ रहा है, तो हम मानेंगे कि ये मेरे पास में, अगर उसकी इनिशियल जो एनर्जी E1 है, या E1 के नाम से आप बोलो, तो इस पर्टिकुलर सेल पर जब ये वापसी अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ गया तो यहां पर उसके पास में एनर्जी EF आप लोग मान सकते हैं। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, यहां पर जो सेल थी और यहां पर जो सेल थी, मान लो ये मेरे पास में, इसके पास में -10 जूल एनर्जी थी और यहां पर -20 इसकी एनर्जी थी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है भाई, यहां पर निकाल के देखो, -10 माइनस प्लस में 20, तो मेरे पास में 10 का यहां पर डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 10 एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो डेविएट, कहीं ना कहीं एमिट तो होनी चाहिए, वो किस फॉर्म में यहां पर निकल गई है, वो मेरे पास में लाइट की फॉर्म में निकल गई है, कितनी, 10 जूल। तो लाइट जो होती है वो बेसिकली किसके फॉर्मेशन होती है, फोटोन की होती है। हमने मॉडर्न फिजिक्स का जो ड्यूल नेचर पढ़ा था वहां पर हमने समझा था कि भाई जो एनर्जी होती है वो फोटोन की फॉर्म में भी हमारे पास में होगी, जो लाइट होती है फोटोन की फॉर्म में भी होती है। तो आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये एनर्जी जो एमिट हुई है कौन सी, EF, यानी कि फाइनल माइनस E इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू HF। और यहीं से हमारे पास में डिसाइड होता है कि जो लाइट होगी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी मेरे पास में रहने वाली है भाई। ठीक है, तो आप यहां पर इसको EI भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में इनिशियल स्टेज जो थी वो कौन सी थी, ये थी। यहां से भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहां पर सिंबल का सिर्फ फर्क आएगा, हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, EI माइनस EF। तो ये मेरे पास में इसका एनर्जी कितनी आई है, इसका मॉडुलस भी आप लगा सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी की बात करेंगे, और वही एनर्जी क्या हो रही है, किसकी फॉर्म में एमिट हो रही है, फोटोन की फॉर्म में हो रही है। और H क्या होता है भाई मेरे पास में, आप सबको पता है, H इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट, और F क्या होता है, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लाइट की जो बनती है, तो आप लोग देखते हैं ना कि कहीं जो विबग्योर होता है, विबग्योर जो होता है,
तो वायलेट अपनी अलग फ्रीक्वेंसी रखता है, इंडिगो अलग, ब्लू अलग, ग्रीन अलग, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सारी आती कहां से? ये सारी की सारी यही फॉर्मेशन होती है कि कौन सा कितनी एनर्जी के साथ में रिलीज कर रहे हैं, वहीं से हमारे पास में डिफाइंड होता है उस पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी। तो हर एक की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी, रेड की अलग फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन की अलग फ्रीक्वेंसी है और वायलेट की अलग फ्रीक्वेंसी है। वो अलग फ्रीक्वेंसी डिसाइड कहां से हुई? यही इसी फॉर्मूला से डिसाइड होता है कि वो अपनी कितनी एनर्जी को यहां से रिलीज कर रहा है, और उसी के डिफाइन पर हम बात कर सकते हैं कि विबग्योर का कौन सा कलर हमारे पास में बनने वाला। अब ग्रीन लाइट मेरे पास में आ रही है, आप लोग ग्रीन लेजर देखिए, रेड लेजर देखिए, तो रेड लेजर ही क्यों दिखती है भाई? वो मतलब उसके अंदर से रेड कलर ही क्यों बाहर एमिट हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो उसने एक्साइटेशन हुआ होगा और जो एनर्जी रिलीज हुई होगी जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापसी अपने पास में आया होगा, तो वहां पर जो उसके पास में जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो किस फ्रीक्वेंसी की रही होगी? वो मेरे पास में जो रेड के कंपैरिजन होती है उसी की फ्रीक्वेंसी को यहां पर निकल के आई होगी। इस एनर्जी का गैप को और एच के प्लैंक्स कांस्टेंट को हम यहां पर रखेंगे और सारी वैल्यूज को हम यहां पर फाइंड आउट करके देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं इसी के अंदर में कि कैसे हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट से जाएगा और कैसे लौट कर वहां से वापसी हमारे पास में आने वाला है, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कुछ हाइड्रोजन एटम को लेकर इसके साथ में बात करेंगे, क्योंकि हमारी सारी कहानी कहां पर रहती है? हाइड्रोजन एटम को लेकर रहती है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, हम एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मेशन में उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके भी छोटे छोटे फॉर्मूला आ जाए जो आपको ध्यान रखने हैं, और किस फॉर्म में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर में, कैसे आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा। ये 3 पोस्टुलेट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है मेरे को कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी एक ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे और वो उसकी पर्टिकुलर एक स्टेबल स्टेट होगी जहां से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ना वो एनर्जी लेगा, मतलब ना एनर्जी वहां से रिलीज करेगा, कोई भी फॉर्म में एनर्जी वहां से रिलीज नहीं हो पाती। दूसरा मेरे पास में क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में मूव करेंगे और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h by 2 पाई, और n क्या होगा मेरे पास में? इंटीजर होगा इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास में रहेंगे। लास्ट हमारे पास में थर्ड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट था, किसको हमने डिफाइन किया, किसके बेसिस पे? हमने सेकंड पॉइंट के बेसिस पे इसको डिफाइन किया, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो जंप करके इस सेल के अंदर में जा रहा है या ऑर्बिट के अंदर में जा रहा है, क्यों गया बीच में? उसने कोई सेल क्यों नहीं बनाई? ऐसा थोड़ा ना कि उसका मन यहां पर नहीं कर रहा होगा रुकने का, यहां पर भी तो कर रहा होगा ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे पास में एटॉमिक थ्योरी वो यहां पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको रुकने के लिए उसके पास में पर्टिकुलर लीनियर एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, और वो एंगुलर मोमेंटम इस इंटीग्रल मल्टीपल के होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई कहां हो रहा था? केवल और केवल इस सेल के अंदर में या ऑर्बिट के अंदर में हो रहा था, इसलिए वो यहां पर रुक गया, बाकी जगह पे वो नहीं रुक पाया, ठीक है। और कहां? वहां से जो फोटोन, जो एनर्जी वापसी आते टाइम जो एनर्जी रिलीज करेगा, किस फॉर्म में करेगा? वो फोटोन की फॉर्म में करेगा, और उस पर्टिकुलर फोटोन की हमारे पास में जो एनर्जी रहेगी या फ्रीक्वेंसी होगी वो यहां से इस फॉर्मूले से डिफाइन कर दी जाती है, ठीक है। चलिए हम इसकी कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। एटॉमिक जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके लिए क्या क्या रहेंगे, लीनियर मोमेंटम का हम यूज करके कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो भाई, पहली जो आप लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम जो होता है, सॉरी इसका लीनियर मोमेंटम बार बार निकल रहा है। चलो, इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या कोई रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका लिए क्या होता है, जब हम हमारे पास में पार्टिकल नेचर के बारे में बात करते हैं, मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे आप लोग को पढ़ाया जाता है कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है वो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, इसके अंदर में मूव कर रही है, v वेलोसिटी से कर रही है, और इसका रेडियस अगर r है और इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, तो ये गिवन होता है mvr, ठीक है। अब ये मान लो मेरे पास में ऐसे ये सेम एटम का भी यही तो हाल है, ये पे सर्कुलर है, थोड़ा सा ना सर्कुलर बना लेना, इसको सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो ये मान लो n इज इक्वल टू 1 सेल है, ये n इज इक्वल टू 2 सेल है, ये n इज इक्वल टू 3 सेल है, या ऑर्बिट है, तो हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस भी चेंज हो जाएगा, यहां से अलग रेडियस होगा, इसका अलग रेडियस होगा, तो हर एक का अपना अलग अलग रेडियस रहेगा। और मास की हम बात करें, मास उसका कांस्टेंट हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन होगा v उसका अलग हो जाएगा, r उसका अलग हो जाएगा, फिर हर एक के अंदर अंदर अलग अलग चल रही होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम nth सेल nth ऑर्बिट के अंदर में क्या रहने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू mvn और rn, यानी कि nth सेल के अंदर में हम इसको डिफाइन करें तो एंगुलर मोमेंटम इन द फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिक्स हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं mvn rn। n क्या लगाया मैंने इसके नीचे, n इसलिए लगाया क्योंकि मैं nth ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा हूं। और अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा था बोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा,
h/2 होने वाला है, और ये क्या किसका मल्टीपल होगा, ये हमारे पास में n का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसी के बेसिस के ऊपर में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। और वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जब हमने पिछली बार डिफाइन किया था, तो वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला दिया था E/√4πε0 m इंटू आर। ये आप लोगों ने तीन फॉर्मूले, ये फॉर्मूला पढ़ा था। रेडियस के बारे में भी बात करी थी, वहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी चीजें वहां पर हमने डिफाइन करी थी। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा है तो भाई उसको एक बार देख लो जाके, वही सारी चीजें यहां पर मैंने डिफाइन करी है। तो अब यहां पर जो मेरे पास में कहानी बनी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा होगा, वो तो हमने रदरफोर्ड के जो पोस्टुलेट थे उनके बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया था। अब नील्स बोर के अकॉर्डिंग जब हम इसको डिफाइन करेंगे, किस फॉर्म में करना पड़ेगा, हमें एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स के अंदर में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरे पास में दो चीजें इसके अंदर में निकल के आती है कि मुझे किसी भी nth सेल के अंदर में, किसी भी nth सेल या ऑर्बिट के अंदर में वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भैया आप लोग याद रखो, दैट इज इक्वल टू वी एन, और ये मेरे पास में इक्वल रहेगा 1/n के 1/n, और ऊपर इसके अंदर में सेम वो चीज आएंगी E² डिवाइडेड बाई 4πε0, और इसके साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में आएगा हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, जो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला है वो इसके साथ में एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। जब हम किसी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर में वेलोसिटी की बात करेंगे, मान लो मैं इसके अंदर में बात करना चाहता हूं कि यहां पर मेरे को वेलोसिटी बताओ इसकी कितनी रही होगी, तो आपको ये n = 1 मान लेंगे। तो n की वैल्यू जो मेरे पास में 1 2 3 इस तरह से चलती जाएंगी। तो इसके अंदर में जो वेलोसिटी आने वाली है nth ऑर्बिट के अंदर में, तो यहां पर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और यहां पर आप लोगों को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं देख रहा हूं तो ये वैल्यू तो इसकी सारी क्या रहने वाली है भाई, कांस्टेंट रहने वाली है। ये सारी वैल्यू तो इसकी कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसके अंदर में इसको मैं कांस्टेंट फैक्टर मान लूं, ये पूरा मेरा कांस्टेंट फैक्टर हो गया। तो मैं जब इसको n = 1 रख रहा हूं, तो मेरे को ये बताओ भाई इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू Vn में मान लेता हूं, 1 पर कितनी रहने वाली है, मेरे पास में 1 रहेगी। जब मैं यहां पर 2 रख दूंगा तो ये कितनी बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। जब मैं यहां पर 3 रख दूंगा तो यहां पर कितनी बनने वाली है, 1/3 हो जाएगी। इसी तरह से 1/4। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास में वेलोसिटी है, जो मेरे पास में यहां पर वेलोसिटी है, अगर यहां पर 1 है तो अगला जो ऑर्बिट आने वाला है वहां पर उसकी हाफ हो गई है। फिर अगला जो ऑर्बिट आने वाला है तो इनिशियल जो थी उसकी 1/3 हो गई है। यानी जैसे जैसे हम जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो जिस भी ऑर्बिट की हम बात करेंगे, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। किस फैक्टर से, 1/n फैक्टर से वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाती है। तो ये भाई 1/n का फैक्टर है यहां पर, जो कि इसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि nth ऑर्बिट के अंदर में उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है। ओके भाई, दूसरा हमारे पास में आता है इसको लेकर। नेक्स्ट हमारे पास में इसके रेडियस की बात कर लेते हैं कि रेडियस कितना रहेगा। तो रेडियस की वैल्यू आप लोग डायरेक्टली इसके अंदर पुट कर सकते हैं। रेडियस किसका, nth ऑर्बिट का, दैट विल बी इक्वल टू n² डिवाइडेड बाई m²। ये मेरे पास में आएगा। m क्या मेरे पास में, m उसका मास है भाई, जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट लिया मैंने, जो भी पार्टिकल मेरे पास में है उसका मास है ये। और यहां पर आप लोग इसके अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ये, h² इंटू h² डिवाइडेड बाई 2π s², भाई गलती हो रहा है कुछ, हाँ। यहां पर हमारे पास में m जो है वो सिंगल यहां पर रहेगा, इसके साथ में स्क्वायर नहीं आएगा, n² डिवाइडेड बाई m रहेगा, इंटू में s² इंटू 2π, और यहां पर जो इसके साथ में आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4πε0 डिवाइडेड बाई 4πε0 डिवाइडेड बाई E²। ये मेरे पास में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या होगा, n² डिवाइडेड बाई m h² बाई 2π 4πε0 इंटू में E²। ये सारी कैलकुलेशन पूरा न्यूमेरिकल इसका जब डेरिवेशन पर चलते हैं तब इसको करते हैं। आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, सिर्फ इसकी इक्वेशन ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इस इक्वेशन में भी क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, यहां पर जो किस टर्म पर ये डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए m कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी मेरे पास में कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास में कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 रहती है। ये रहती है ना, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसके अंदर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो h की वैल्यू आप लोग ध्यान रखना भाई, 6.6 इंटू 10⁻34 इसकी रहती है। चलो भाई, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। 2π भी मेरे पास में कांस्टेंट हो गया, ये पाई भी इसके अंदर में कांस्टेंट है। इसको हम कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये दिखाना था कि यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर, इसके एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टर्म रखी है। ε0 भी कांस्टेंट,
ई जो है चार्ज है वो भी कांस्टेंट हो गया। तो अब बताओ कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, जो रेडियस है यहां पर वो डिपेंड किस पे करता हुआ जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे सोन रख दूं तो यहां पर जो इसका रेडियस बनने वाला है दैट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, आर विल बी, एक के लिए मेरे पास में रखूंगा तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 हो जाएगा, 2 के लिए 4 हो जाएगा, 3 के लिए 9 हो जाएगा, 16 और ऐसे सोन। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑर्बिट की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ऑर्बिट से हम दूर जाते जा रहे हैं, सेंटर से हम दूर जा रहे हैं, तो उसका जो ऑर्बिट है उसका रेडियस किस फॉर्म में जा रहा है, उसके स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि पहले 1 था फिर 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, इस फॉर्म में उसके रेडियस क्या हो रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। अगर पहले 1 था उसका डिस्टेंस तो अगली बार वो क्या हो गया, 4 हो गया, तीसरे ऑर्बिट के लिए वो कितना हो गया, 9 हो गया, फोर्थ ऑर्बिट के लिए वो 16 होता चला गया। इसी तरह से हमारे पास में क्या होगी, इसकी एनर्जी सोन बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन था कि हम कैसे इनके वेलोसिटी और जो रेडियस है इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास में इसका जो बनता है, जो इसको निकाला गया था, जिसको हम जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में आती है बोर रेडियस को लेके। तो बोर ने इसके ऊपर में सारा कैलकुलेशन किया और उन्होंने पहला जो रेडियस इसका निकाला था, जिसकी वैल्यू उन्होंने क्या दी थी, जिसको हम बोर रेडियस के नाम से भी जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻11 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर था। और ये क्या था, इसको हम रेडियस फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर नॉर्मली आप लोगों को ये बुक के अंदर में मिलता है ए नोट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ए नोट दे या फिर R1 इसका दे, तो दोनों के अंदर में हमें इसका अल्फा नोट, ए नोट के नाम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻11, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो पहला रेडियस होता है, पहले ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, इसको हम जानते हैं 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसी को हम एक दूसरा नाम दिया जाता है बोर रेडियस के नाम से आप जानते हैं इसको, बोर रेडियस के नाम से भी इसका हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भाई था हमारे पास में इसको लेकर। अब जो लास्ट हमारे पास में आता है कि भाई यहां पर पर्टिकुलर उस सेल के अंदर में उसकी एनर्जी कितनी रहेगी, तो एनर्जी का डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूला याद रख लेना है, यहीं पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग देखो भाई, En, ये फर्स्ट हो गई जो डिफाइन कर रहे थे, ये सेकंड हो गया, और यहां पर दिख रहा है क्या इस साइड में कोने में, चलो यहां पर दिख जाएगा। तो तीसरा जो मेरे पास में है एनर्जी, मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। एनर्जी इसके अंदर में कितनी आ जाएगी, एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, दैट इज इक्वल टू माइनस nth सेल के अंदर में एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो तीसरा फॉर्मूला आप लोगों के पास में आ गया। En क्या मेरे पास में, किसी भी ऑर्बिट के अंदर में, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एनर्जी क्या होगी, तो आप यहां पर 1 वैल्यू रखेंगे, आपके पास में आंसर आएगा -13.6। किसकी बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन के लेकर बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन का जो एटम है उसी के अंदर में। दूसरे की बात करेंगे तो यहां पर एनर्जी कितनी आ जाएगी, n की जगह पे 2 पुट करूंगा, तो यहां पर n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो दिस विल बी 4 स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो आप इसको कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज थे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसको, जो भी हमारे पास में पढ़ने थे। बोर के जो मॉडल हैं उसके पोस्टुलेट्स के बेसिस के ऊपर में हमने ये सारी कैलकुलेशंस करी हैं, और कैसे हमने लीनियर मोमेंटम के थ्रू इनके 3-4 जो डेफिनेशन थी जो हमने रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर में पढ़ी थी, चाहे वो हमारे पास में वेलोसिटी से लेकर रहा हो, या फिर रेडियस से रिलेटेड रहा हो, या फिर एनर्जी से रिलेटेड रहा हो, ये सारी चीजें हमने इसके जो एडवांस वर्जन था उसके थ्रू हमने इसको देख लिया। ठीक है, अब ये कहानी यहां पर हो गई कि ठीक है भाई, आप लोगों ने मान लिया कि भाई जो आपने बता दिया कि सेकंड मॉडल के अकॉर्डिंग कि भाई वो एनर्जी जो होगी वो उसकी डिसिपेट नहीं होगी, वो अपने रेडियस उसी के अंदर में घूमता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो वो एक से एक्साइट होकर दूसरे पे चला जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। भाई एक्सपेरिमेंटली तो करके दिखाओ इसको। जब तक बोल दिया आप लोगों ने, तो बोलने से मतलब थोड़ी ना होता है। फिजिक्स या फिर कोई भी हमारे पास में साइंटिफिक चीजें होती हैं, वो बोलने से थोड़ी ना आप लोग मान लोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ आप लोगों के पास में एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में कि कैसे ये सारी चीजें इसको डिफाइन करेगी थी, जिसके अंदर में डी ब्रोई ने अपनी वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया था। डी ब्रोई के जो एक्सपेरिमेंट्स थे या डी ब्रोई के जो पोस्टुलेट्स थे, जो हमने ड्यूल नेचर के अंदर में भी पढ़ लिए थे, तो वही चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, और ये सारी कहानी को डी ब्रोई के साथ में जोड़ते हुए इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर में पूरा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी भाई जो भी चैनल की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आप लोगों को, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच भाई। और भाई जो मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों के शुरू हो चुके हैं, जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप जुड़ सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पर आप लोगों को शेयर की जा रही है। चलिए, थैंक यू सो मच।